तो दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार द एग्जाम बडी में। पहली बात तो बेटा, कल के लिए थोड़ा सा मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। एक्चुअली कल के दिन मैंने आपसे बोला था कि ये क्लासेस होंगी, पर कल लाइट चली गई। बड़ी बेहतरीन सी चीज हुई। एक्चुअली मैं सीतापुर में अभी निवास कर रहा हूँ, और सीतापुर में विद्युत की बड़ी बेहतरीन समस्या है। इतनी अच्छी समस्या है कि थोड़ी सी बारिश आ जाए लाइट ही नहीं आती है। तो ये लाइट बेटा कल रात तक नहीं आई, जिस वजह से आपका सेशन नहीं हो सका था रात का। कोई दिक्कत नहीं, आज के सेशन को बेटा थोड़ा सा हम लोग पुशअप कर रहे हैं। अभी बेटा आपका करंट अफेयर का सेशन हुआ है। करंट अफेयर के सेशन के बाद अब मैं आप जा रहा हूँ इकोनॉमी का सेशन लेने। इकोनॉमी के सेशन के जस्ट बाद बेटा आप लोगों का हिस्ट्री का सेशन हो जाएगा, और हिस्ट्री के बाद जो बेटा पॉलिटी के सेशन बोले थे, सारे पॉलिटिक्स सेशन एक साथ हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा आपका कोर्स कवर करा दिया जाए। मैं गारंटी लेके देता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि 31 जुलाई से पहले आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। एक दिन का जो डिले हुआ है अभी से कवर करना स्टार्ट करेंगे, संडे तक बेटा इससे डबल ही कर देंगे। ठीक, अब बेटा थोड़ी सी बात बता देते हैं। जो लोग बेटा द एग्जाम्स बडी के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को जान के बेहद अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने एक नई मुहिम स्टार्ट की है। ये मुहिम है बेटा नौद्वार बैच के नाम से, जिसमें बेटा हम लोग तैयारी कर रहे हैं पेट 2026 के बारे में। क्या बेटा नौद्वार बैच है, पेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेट 2026 की तैयारी क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन या यूपी में जॉब लेनी है तो पेट करना ही करना है। पेट में सिर्फ करने से मतलब नहीं, पेट में आपको हाईएस्ट स्कोरर बनना है। अगर अभी से आप तैयारी करोगे तो इस बात की गारंटी है कि 9 द्वार बैच में लगभग 700 कैंडिडेट्स आ चुके हैं। आप सभी लोगों को किसी से भी जाके पूछ सकते हैं कि कोर्सेस डिले हो सकते हैं, लेकिन होते सारे हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहले बेटा आपको डिटेल क्लास मिलती है, डिटेल क्लास का इसकी एमसीक्यूज मिलते हैं, एमसीक्यूज के बाद आप उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। डिटेल एमसीक्यूज, और ये पूरा का पूरा चलेगा जुलाई तक। जुलाई तक आपका कोर्स कवर हो जाएगा। जुलाई के बाद से लेके पेपर आप लोगों का होगा अक्टूबर या नवंबर में पेपर होगा। तो पेपर तक कम से कम 5 बार आपका सिलेबस मैं कर रिवीजन कराऊंगा। कंप्लीट सिलेबस 5 बार बेटा पढ़वा दूंगा रिवीजन सीरीज में। तो इस तरह से आप कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो आपका तैयार ना हो। तो आपको इश्यूज, चलो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का सेशन। पहले चर्चा करते हैं इकोनॉमी का पाठ्यक्रम कैसा है, सिलेबस कैसा है, इसको समझते हैं, फिर बाकी चीजें ठीक देंगे। अर्थव्यवस्था के एक परिचय के बारे में। अब बेटा ये चीज क्यों देख लेना, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यूज वो भी यहीं से देखने को मिलते हैं। अर्थव्यवस्था के परिचय में व्यष्टि क्या है, समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसमें अंतर क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा होगी कि प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, माध्यमिक क्षेत्र कौन से हैं, द्वितीय तृतीय क्षेत्र कौन से हैं, चतुर्थ और पंचक क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को पढ़ेंगे कि राज्य की भूमि के का आधार पर अर्थव्यवस्था कैसे होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, राज्य अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत में अपनाई जाती है वो क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील क्या है, अल्प विकासशील में अंतर पढ़ेंगे। फिर हमारी चर्चा होगी विभिन्न क्षेत्रों की भूमिकाओं के बारे में। विश्व के संबंध में खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, नियोजन के आधार होंगे, निर्भरता के आधार पे, निर्भरता के आधार पे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। फिर हमारी चर्चा होगी राष्ट्रीय आय के बारे में कि राष्ट्रीय आय को किस तरह से चिन्हित किया जाता है, इसकी अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, सकल मूल वृद्धि क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये जो बेटा पूरा पूरा है, इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। आप लोग इसको बेटा डिनोट कर लेना है। जैसे ही आप इसको नोट्स करेंगे आपको ये पता चलेगा सिलेबस किस तरह से चलना है। फिर हमारी चर्चा होगी राष्ट्रीय आय को मापने के कारण के बारे में, कैसे मापा जाएगा, संवर्धन, आर्थिक संवर्धन किस तरह से है, आर्थिक संवर्धन का समान परिचय होगा, आर्थिक विकास के बारे में और संवर्धन और विकास में अंतर होगा, वैश्विक भूख सूचकांक होगा, सामाजिक प्रगति सूचकांक होगा, मानव विकास सूचकांक होगा, असामान्यता समायोजित करने के लिए मानव विकास सूचकांक होगा, लैंगिक असमानता होगी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक होगा, लैंगिक विकास होगा, मानव विकास सूचकांक 2018। अच्छा 2018 क्यों? क्योंकि बेटा इसके बाद से लेटेस्ट आया नहीं, ठीक है, उनकी डिटेल्स नहीं। फिर हम लोगों के इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में। हमारे लिए क्या भारत में भूमि सुधार क्या क्या किस तरह से हुए, भूमिगत सुधार क्या, स्वतंत्रता के बाद इसमें क्या क्या चीजें अपनाई गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, भारत में भूमि सुधारों की रूपरेखा क्या है, बिचौलियों की मध्यस्थता किस तरह से होती है, काश्तकारी सिस्टम क्या है, भूमि का पुनर्गठन किस तरह से किया जाता है। फिर हमारी चर्चा होगी भूमि अधिग्रहण में जो पट्टा अधिनियम है वो क्या है, कृषि पट्टा किस तरह से दिया जाता है। कृषि पट्टा जैसे हम लोग कर रहे होंगे हम लोग पहुंच जाएंगे कृषि क्षेत्र के बारे में। तब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि कृषि सुधार किस तरह से होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। जब आप पेट का सिलेबस देखते हैं तो अर्थव्यवस्था में 2014 के बाद और 2014 से पहले, भारत की स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद, इनमें जो जो सुधार हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे
क्रांति हो गया, फसल पद्धति हो गया, कृषि वित्त हो गया, जैविक हो गया, जैविक उर्वरक के बारे में हो गया, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हो गया, अंबर बॉक्स सब्सिडी हो गया, ब्लू बॉक्स सब्सिडी हो गया, सूक्ष्म लघु एमएसएमईज के बारे में हो गया, ई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में होगा, विनिवेश के बारे में होगा, दिवालिया एवं दिवालिया संहिता हो गई। दिवाली एवं दिवाली संहिता से पहले हम लोगों को यहाँ पढ़ना पड़ेगा औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, तब जाके हम लोग दिवाली के बारे में आएंगे। किसान से संबंधित, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं उनके बारे में, जैसे खाद्य प्रसंस्करण के कितने प्रकार है, मेगा फूड पार्क क्या है, खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय क्या है, राष्ट्रीय खाद्य के बारे में चर्चा होगी, खाद्य सुरक्षा मानक के बारे में चर्चा होगी, खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री। फिर औद्योगिक क्षेत्र में जब पढ़ेंगे तब औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय निर्माण नीति के बारे में, राष्ट्रीय निवेश के बारे में, कंपनी अधिनियम के बारे में चर्चा होगी, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के बारे में, बौद्धिक संपदा के बारे में अध्ययन होगी, औद्योगिक विकास के बारे में, मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, ई विज प्रोग्राम क्या है, स्टैंड अप प्रोग्राम क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी क्या है, औद्योगिक प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा से मुख्य एग्जाम्स होंगे। फिर हमारे होगी भारत में सेवा क्षेत्र, क्योंकि सेवा क्षेत्र बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है। इस क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय सेवा क्षेत्रों में का वैश्विक परिदृश्य किस तरह से, संचार सेवाएं क्या हैं, व्यापारिक सेवाएं क्या क्या हैं, संचार सेवाएं व्यापारिक सेवाओं के साथ हमारी चर्चा होगी व्यापार के बारे में, सामुदायिक होटलों के बारे में, होटल रेस्टोरेंट के बारे में, पारस्परिक सेवाएं किस तरह से होती हैं, आंतरिक व्यापार कैसे चलता है, अनुसंधान एवं विकास क्रम के बारे में चर्चा होगी, सूचना औद्योगिक के बारे में, मतलब आईटी क्षेत्र में सेवाएं किस तरह से दी जाती हैं, राष्ट्रीय डिजिटल संचार क्रांति क्या है, स्वदेशी स्वदेश दर्शन किस तरह से, आर्थिक नियोजन क्या है, नीति आयोग के बारे में चर्चा होगी। आर्थिक नियोजन जो है, इसी बेटा आर्थिक नियोजन में हम लोग चर्चा करेंगे योजनाओं के बारे में, जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी उनके विषय में चर्चा होगी, सरकार के बारे में चर्चा होगी, रोजगार के बारे में, नए नए कार्यक्रम के बारे में चर्चा होगी, गरीबी के बारे में चर्चा होगी, गरीबी क्या है, सापेक्षिक गरीबी क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, गरीबी निर्धनता के कारण क्या है, निर्धनता जल दुष्चक्र क्या है, बहुआयामी गरीबी निर्धनता सूचकांक किस तरह से, लकड़वाला समिति क्या है, राकेश सुरेश तेंदुलकर समिति क्या है, सी रंगराजन समिति क्या है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स क्या है, डॉक्टर वाई के अलगाव क्या है, भारत में गरीबी का अनुमान किस तरह किया जाता है, कुछ योजनाएं हैं, बेरोजगारी से संबंधित, शहरी बेरोजगारी क्या है, ग्रामीण बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, शहरी बेरोजगारी क्या है, खुली बेरोजगारी क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा होगी, मुद्रास्फीति के प्रकार कैसे हैं, कारण क्या है, जनगणना क्या है, किस तरह से रीजंस होते हैं, मुद्रा बाजार के बारे में चर्चा होगी। फिर हमारी चर्चा इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में जब आएंगे तब हम लोग बैंकिंग सेक्टर में पढ़ रहे होंगे मुद्रास्फीति के बारे में, बिटकॉइन क्या है, यूपीआई क्या है, भीम क्या है, पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या होती है, व्यापारिक छूट किस तरह से दी जाती है, वाणिज्य व्यापार किस तरह से, वाणिज्यिक बैंक किस तरह से कार्य करते हैं, सहकारी बैंक क्या है, सहकारी बैंकों का कार्य क्या है, विकास बैंक क्या होते हैं, किस तरह से क्या कार्य करते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, ये किस तरह से कार्य करते हैं, भुगतान बैंक क्या है, लघु वित्त बैंकों के बारे में चर्चा होगी। ऐसी चर्चाएं हमारी आगे बढ़ती रहेंगी और चर्चा फिर हम होंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स के बारे में, वित्तीय समायोजन के बारे में, भारत में बीमा और पूंजी बाजार किस तरह से काम करता है, उनके बीमा के प्रकार किस तरह से हैं, भारत में पूंजी बाजार किस तरह से कार्य करता है, राजकोषीय वित्तीय राजकोषीय नीति एवं कर संरचना किस तरह से है। फिर हमारी चर्चा होगी जीएसटी के बारे में, जीएसटी कब क्यों कैसे लिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है, भारत में विदेशिक क्षेत्र किस तरह से, निवेश मॉडल भारत का किस तरह से कार्य करता है। फिर संघाई, देखो बेटा ये सब टॉपिक्स दिए गए हैं जिन इन एक जी बेटा एक एक हेडिंग्स आपको मैंने लिखवा दी हैं, एक एक हेडिंग्स में मैं एक एक हेडिंग्स अगर यहाँ पे पढ़ता हूँ तो वो सही नहीं रहेगा। ये आपको इसकी पीडीएफ दे दे रहा हूँ, आप लोग उससे बेटा लिख लेना। जनसंख्या के सिद्धांत क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं समझौते किस तरह से, इस तरह से हमारा सेशन रहेगा। अब बेटा हम लोग चर्चा करते हैं पहला भारत की अर्थव्यवस्था के नजर के बारे में कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है, इस चैप्टर को पहले पढ़ते हैं। ठीक, अब ठीक इतना पॉइंट्स हो गए, ये सारे पॉइंट्स बेटा नोट कर लेना, जो जो सिलेबस आपको कराए जाएंगे इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक, आप बेटा आते हैं अपने सेशन और सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने सबसे पहले चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अच्छा, अर्थव्यवस्था को आज का दिन केवल और केवल अर्थव्यवस्था का परिचय होगा, सामान्य परिचय। उसके बाद आपका सेशन में डिटेलिंग बेटा कल से स्टार्ट होगी, ये भी बेटा ध्यान रखना। अगर अर्थव्यवस्था की चर्चा करें, अर्थव्यवस्था का मूल रूप क्या है,
क्यों बेटा अर्थव्यवस्था हमें पढ़नी चाहिए, अर्थव्यवस्था के बारे में कैसे पता चलता है? तो ध्यान रखो बेटा, अर्थव्यवस्था जिसका केवल एक ही काम होता है, धन अर्थात पैसे के आगमन व निगमन के बारे में सिद्धांत, आगमन व निर्गमन के बारे में सिद्धांत बनाना और उन सिद्धांतों के अनुसार संचालन करना, ये बेटा अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का कार्य है। अर्थशास्त्र किसके बारे में? अर्थशास्त्र का कार्य किसी भी कंडीशंस में धन के आगमन और निगमन से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना तथा इनके बारे में अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर अर्थशास्त्र की चर्चा करें तो अर्थशास्त्र का सबसे पहला वर्णन कौटिल्य ने किया। हम लोगों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में कौटिल्य अर्थात चाणक्य के केस में देखने को मिलता है। इनकी बेटा बुक है जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इनकी बुक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र चाणक्य, जिसमें सबसे पहले बेटा अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग देखने को मिला। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी को इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है या इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये 3 पॉइंट्स कोई काम के नहीं है, एकदम वाहियात थे, हटा दो। अब जो मूल पॉइंट्स हैं अर्थशास्त्र को देखो, अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, घर का एग्जांपल। ये आपका घर है, आपका नाम है सोनू। अच्छा बेटा देखो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर आप कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, क्लास का रिकॉर्डेड। तो बेटा एक चीज देखो, आज मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ। आज है बेटा 5 मई। ध्यान से देखो बेटा, क्लास इतनी रिकॉर्डेड है, ठीक है। आप बताओ बेटा, 5 मई का सेशन है, आप इस सेशन को देख रहे हैं 10:12 पे, ठीक है। अच्छा 18 हो गया, चलो ठीक है, 10:18 पे बस क्लास इतनी सी रिकॉर्डेड है। और ये ना देखने का रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ है कि एक्चुअली हमारी क्लास 2 जगह चल रही है। ये सेशन बेटा आप लोगों को एप्लीकेशंस पे देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ बेटा यूट्यूब पे भी देखने को मिल रहा है। तो बेटा 2 जगह के कमेंट्स एक साथ आ रहे हैं, तो या तो मैं कमेंट्स देखूंगा या मैं पढ़ाऊंगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बीमारी है मेरे पास, कि मुझे एक नौकरी करता हूँ, सरकारी नौकरी, तो इस वजह से मुझे सरकारी नौकरी पे जाना पड़ेगा। और तो मैं एक कोशिश यही करता हूँ कि क्लास आपकी मैक्सिमम बना सके, करंट अफेयर की क्लास आपको रिकॉर्डेड दे देते, बाकी आप लोगों को करंट अफेयर्स डेली क्लास पढ़ा सकें और डेली बैठ के अच्छे से समझा सकें। 10:18 हो चुका, अभी कॉल आ जाएगी 10:30 के आसपास मैं चला जाऊंगा। या तो मैं आपसे बैठ के बातें करूँ इस तरह से कि क्या बातें चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, इस तरह से तो वार्तालाप कर लूँ, या मैं कंटेंट पढ़ा सकूँ। तो मुझे लगता है कि बातें करने से अच्छा कंटेंट पढ़ाता हूँ। ऐसे आप देखेंगे मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं डाल पाता हूँ। न्यूज़ इसलिए नहीं डाल पाता हूँ यार, या तो एक क्विक वाले में करूँ कि मैं तुरंत न्यूज़ डाल रहा हूँ तो वो करूँ, उससे अच्छा है यार पढ़ लो अच्छे से, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद ये सब देखेंगे, ठीक है। क्लास रिकॉर्डेड है, क्या है, इन चीज़ों के चक्कर में अभी ना पढ़ो। अभी बेटा हम लोग चर्चा कर रहे हैं घर के बारे में, सोनू के घर पे हम लोग चले गए थे, ठीक है। आपका मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है जिनका नाम सोनू है और ये सोनू का घर है, ठीक है। क्या है? सोनू का घर है। अब सोनू के यहाँ पे पैसे को लेके, धन को लेके चर्चा प्रारंभ होती है कि सोनू के यहाँ मान लेते हैं 1 लाख आया, घर के खर्चे, घर के काम होंगे, घर में सामान आएगा, लोग आएंगे, रिश्तेदार नातेदार आएंगे, कोई बाहर जॉब करने आएगा, ये सभी चीज़ जगह फिर खर्च हो जाएगा। मान लेते हैं इनका 80,000 खर्च हो गया, तो 20,000 रुपये इनके बच जाएंगे। ये सोनू के घर की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसी को जब सोनू देखते हैं कि यार सिर्फ अपने ही घर में होता है, नहीं भाई भारत में भी होता होगा, ठीक है, 3 जगह देखते हैं, ठीक है। फिर सोनू देखते होंगे कि यही चीज यार भारत में भी होती होगी। जब भारत देश की चर्चा करेंगे तब ये जो धन आएगा वो 1 लाख नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे 1 करोड़ आ रहा होगा, या 10 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब रुपए आ रहा होगा। इसको अलग अलग मतों में खर्च हो रहा होगा। अलग अलग मतों में खर्च होने के बाद वो यहाँ पे भी कुछ पैसा खर्च, मान लेते हैं 80 लाख ही खर्च हुआ, 20,000 बच गया। तो और सोचेंगे क्या ये सिर्फ भारत भारत में है? नहीं, ये विश्व स्तर में भी है। जब ये विश्व स्तर पे होगा तब यही बेटा धन की अमाउंट और ज्यादा हो जाएगी, वहां पे भी कहीं ना कहीं से धन आएगा, कुछ बचेगा, कुछ खर्च होगा। तो बस यही देखने का केवल तरीका ही है जो अर्थव्यवस्था को बदलता है। जब सोनू केवल अपने बारे में कर रहे थे तो ये इनका पर्सनल इकोनॉमिक्स था। क्या था ये बेटा? इनका पर्सनल इकोनॉमिक्स अर्थात निजी इकोनॉमिक्स था। जब ये भारत के क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र के सेक्टर को देखते हैं तो इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है? ये बड़ा संपूर्ण अध्ययन तो करता है, यहाँ राष्ट्रीय आय, उत्पन्न बेरोजगारी के बारे में चर्चा करता है। इसको बेटा बोलते हैं क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। पढ़ो बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थव्यवस्था।
क्या, समविष्टि अर्थव्यवस्था। जब ये विश्व स्तर पे चर्चा कर रहा हूं तो चाहे भारत या विश्व राष्ट्र के बारे में, तो ये दोनों करंट केस क्या है, ये दोनों केस है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब पर्सनल इकोनॉमिक्स की चर्चा कर रहे थे अर्थात सूक्ष्म स्तर पे, तो इसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। बात समझ में आई। जब बहुत बारीक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब देश विश्व के स्तर पे काम करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बृहद अर्थव्यवस्था। दोनों अर्थव्यवस्था समझ में आई। माइक्रो का मतलब क्या है, बहुत छोटे से हो, अत्यंत सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के कैटेगरी में आएगी। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बृहद क्षेत्र, बृहद ना लिख के इसको हम लोग लिखते हैं समव्यष्टि। ठीक, अब अंतर पढ़ो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक का नाम याद रखना। इसके बारे में बताया जे.एम. कीन्स ने। किसने बताया, जे.एम. कीन्स ने। है किस देश के, ये हैं इंग्लैंड के चच्चा। ये चच्चा कहाँ गया, ये चच्चा है इंग्लैंड के, नाम है जे.एम. कीन्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को बता रहे होते हैं। इन्होंने बताया धन का सामान्य सिद्धांत। क्या बताया बेटा, धन का सामान्य सिद्धांत। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बृहद क्षेत्र में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में इसके जनक है एडम स्मिथ। कौन है इसमें, एडम स्मिथ। बताया इसमें इन्होंने एक बुक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बुक इनकी, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में इन्होंने बताया, और इन्हें हम लोग मानते हैं अर्थशास्त्र का जनक। वही है ना कि जो बड़े क्षेत्र में काम करता है उसको तो जनक मान लेते हैं। अभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो जो खाना बना रहा है उसको आप शेफ करके बुलाएंगे, ही इज माय शेफ, माय शेफ दिस एंड दैट। और वहीं जब घर में माता जी बना रही होती तो अरे ये हाउस वाइफ है। तो ये कहने की समस्या है, वो पूरे के पूरे घर को मैनेज कर रही है। तो जो आप जैसा नालायकों को अगर कोई घर में मैनेज कर ले और उसको रिस्पेक्ट भी ना दो तो ये गलत चीज है ना। लेकिन यही चीज अर्थव्यवस्था में भी हुई। जब जे.एम. कीन्स ने बताया कि आपके जो पर्सनल धन के बारे में बात करेंगे उससे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे, मतलब छोटे से सूक्ष्म के बारे में। सूक्ष्म में बेटा चर्चा किसकी होगी, अब बताओ। सूक्ष्म में व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत इनकम के बारे में चर्चा होगी। वहीं जब माइक्रो को देख रहे होंगे, समष्टि देख रहे होंगे, तो वहां क्या होगी, वहां पे आर्थिक क्रियाओं के आधार पे देश की राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा होगी, देश की उत्पादन के बारे में चर्चा होगी, देश के बेरोजगारी के बारे में चर्चा होगी। ये सभी चीजें माइक्रो में होगी, माइक्रो में नहीं। ठीक, पॉइंट्स कंफर्म हो गया, माइक्रो और माइक्रो में कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा चलो एक चीज और करते हैं। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार, तब आप लिख देना अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लिखना चालू कर दो बेटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार। अच्छा ये बताओ, इस तरह से पढ़ाएं या यहाँ पे अच्छे अच्छे डिजाइन बनवा लें। एक्चुअली देखो यार, अगर आप कहेंगे तो मैं पीपीटी वगैरह भी बनवा दूंगा, उससे पढ़ा देंगे। लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको कष्ट करने पड़ेंगे। आप कष्ट करके बताओ कि इस तरह से पढ़ाना सही है या आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन सी चीजें दिखा दिखा पढ़ाया जाए। जैसा बता दो वैसा पढ़ा दें, हमें क्या, हमें तो पढ़ाना ही है ना, हमें तो इतना आता ही आता है। तो अर्थव्यवस्था यार आता नहीं है तो सिलेक्शन क्यों लेते यार। ये समझो जो हम लोगों की, कुछ लोगों की ड्रीम जॉब होती है वहां पे बैठा हुआ है। इन सब के बारे में बताएंगे। मेरा देखो यार सीरीज चीज है, बताते क्यों नहीं हूँ। एक क्वेश्चन देख लिया कि सर आप अपने बारे में बताते ही नहीं हो, तो यार देखो इतना तो बता रखा और क्या बता दें। हाँ ये है कि बाकियों के बारे में उस दिन बताएंगे जिस दिन आप लोग। अच्छा एक काम करो, एक टारगेट देते हैं, अगर 1000 लोग बैच परचेस करें तो मैं जॉब छोड़ दूं यार, तो पढ़ाने में मन लग रहा है। लेकिन ये है कि डर भी लगता है कि या फिर तुम लोग नहीं लो तब क्या करेंगे हम। अब अच्छा पहले समझते हैं जहां पढ़ा रहा है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब सीधा सा होता है, यहाँ पे कंट्रोल जिसके पास धन होगा उसके पास होगा। अपने यहाँ कौन है, वो तारा सितारा, तारा सितारा बोलते हैं, अरे अंबानी अडानी जी, दोनों भाई हैं, बड़े मस्त रहते हैं। ठीक है, अंबानी अडानी, इनके पास धन है। अगर पूरे देश की कमान इन्हीं के कंट्रोल में आ जाए तो वो कहलाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार का कोई भी दखल नहीं होगा,
सारा कंट्रोल धन माफिया, देखो धन माफिया नहीं, जिनके पास धन का कंट्रोल होगा केवल उन्हीं के पास बेटा पूरे का पूरा कंट्रोल होगा, इस वजह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का वह प्रारूप है जिसमें समस्त नियंत्रण देश की सरकार के पास होता है। जब सरकार के पास कंट्रोल होगा तो सरकार किस तरह से चीजें बनाएंगी? सरकार बनाएंगी कि जो भी आया सब में बांट दो, जो भी आया सब में बांट दो, इस तरह के जब कभी रूल्स बनने लगे तो वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, बस ये हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आधार पर जातिगत भेदभाव टिप्पणी नहीं की जाती है। हो सकता है कि कुछ रिजर्वेशन देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि बाकी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्स रूप, जैसे भारत। देखो भारत में क्या है, बहुत सारी चीजें जो धनाढ्य व्यक्ति हैं उनको मिलती हैं, उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं कि आपको इस धन के ब्याह पे ये चीजें मिल गई, ये चीजें मिल गई, ये चीजें मिल गई। लेकिन भारतीयों की, देखो आपके पास धन है, आपको 1 रुपए में जमीन मिल जाएगी, लेकिन उस 1 रुपए की जमीन का प्रयोग करके आप भारतीयों को ही रोजगार दोगे, भारतीयों के लिए अर्थव्यवस्था का विकास करोगे, बस इतनी चीजें। पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित में अर्थ होगा। पूंजीवादी क्या 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 मतलब है? पूंजी अर्थात धन से मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार के पास कोई शेयर नहीं होगा, सारा देश का समस्त कंट्रोल पूंजीपतियों के पास होगा, धनाढ्य व्यक्तियों के पास होगा, उसे बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसमें समस्त कंट्रोल समाज के नल लोगों के पास होगा, उसे बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश धन वाले और सरकार दोनों मिलकर देश चला रहे हैं, उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब कुछ प्रश्न पूछते हैं। अच्छा ये बताओ स्वामित्व के बारे में, स्वामित्व किस में होगा? अच्छा यहाँ लिख लें, चलो लिख लेते हैं बेटा, पूंजीवादी, एक चीज लिख लो बेटा, पूंजीवादी, समाजवादी, देखो सेंटेंस समझते चलना, समाजवादी मिश्रित, क्योंकि आज बेटा शाम के समय आपको इसी चैप्टर से पूरे के पूरे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने? 100 प्रश्न होंगे जो आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी बेटा मैं पहुंच जाऊंगा 11 बजे, आज थोड़ा सा लेट रहूंगा, तो मैं 11 बजे आप लोगों के ये बेटा सारे एमसीक्यूज ओपन कर दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा, एक एक एमसीक्यू जाके दो, ठीक है। अच्छा अगर स्वामित्व की चर्चा करें, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो किसी व्यक्ति के पास स्वामित्व होगा या किसी मतलब कोई इंडस्ट्री होगी उसके पास होगा। लेकिन समाजवाद में क्या होगा? समाजवाद में जो स्वामित्व होते है सार्वजनिक होती है, हर एक व्यक्ति की होती है, गवर्नमेंट की होती है। भारत में क्या है? भारत में दोनों तरह की चीजें, भारत मिश्रित में आता है। मिश्रित के आगे बेटा भारत लिखना, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। क्यों? यहाँ की कुछ चीजों पे कंपनी का कंट्रोल होता है, कुछ चीजों पे दोनों। अगर आर्थिक उद्देश्य की चर्चा करें कि मुख्य तौर पे एम क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल एक ही होगा कि लाभ कमा लिया जाए, कैसे भी लूट लें लेकिन धन कमा लें, उसे बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है समाज का कल्याण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों, समाज का कल्याण भी हो जाए और अपने भी पूंजी आ जाए। जैसे हमारा ही एग्जांपल ले लो द एग्जाम्स बडी का। द एग्जाम्स बडी आप लोगों को पढ़ा रहा है, आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने का काम कर रहा है। अब इसके पीछे ऐसा नहीं कि हमें पैसा नहीं कमाना है, सीधी चीज है यार, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो जब तक पैसा आ रहा है, मेरा एक उद्देश्य है आप लोग 1000 लोग बेटा बैच लो, मैं जॉब छोड़ के आप लोगों को पूरी तरह पढ़ा सकूं। अगर आप लोग इतना कर दो तो मजा आ जाए यार। एक काम करो, जैसे ही कोई क्लास ओवर हो अपने एक एक दोस्तों को परचेस कराना, सबसे कहना बेटा खरीदो, उसके बाद अच्छे टीचर्स आप लोगों को। मैं इतनी चीज कहता हूं, मैं फीस सस्ती नहीं करूंगा बिल्कुल भी, आप लोगों की फीस सेम ही रहेगी जो अभी चल रही। लेकिन हाँ मैं कभी भी इस चीज का दावा आगे नहीं करूंगा सारा पेपर मेरे से आया, मैं आप लोगों को एक एक चीज पढ़ा दूंगा। जैसे अभी भी बेटा देखो जीके जीएस के बारे में चर्चा करो, जीके जीएस अभ्यास बैच में 90,000 प्रश्न चल रहे हैं, 90,000 प्रश्न से बाहर जाएगा ही नहीं कुछ। यूपी जीके के बेटा 15,000 क्वेश्चन है, 15,000 क्वेश्चन से बाहर ही नहीं जाएगा कुछ। तो इस चीज को बात ध्यान रखना, इतना पढ़ा देंगे कि सिलेक्शन हो के रहेगा। अच्छा लाभ के बाद सरकार की भूमिका की चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल कितना रहता है। अच्छा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, समाजवादी में पूर्णतः कंट्रोल होगा, अर्थव्यवस्था में अल्प होगा, मतलब कुछ कुछ जगह रहेगा कुछ जगह पे नहीं रहेगा। जैसे हमारे यहाँ अभी LIC को देख लो, है तो सरकारी एजेंसी पर उसमें भी कुछ जगह पे प्राइवेट आ रहे हैं। हमारी यहाँ पे देख लो पंचायती राज में
सब कुछ सही है, आधी से ज्यादा चीजें हम लोगों के यहाँ सार्वजनिक करके रखी हुई हैं। तो सार्वजनिक स्तर पे बस यही एक है कि दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आय के वितरण की चर्चा करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या रहेगा, कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा आय रहेगा, कुछ के पास नहीं रहेगा। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी को समान रूप से आय दिया जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कम असमानता पाई जाएगी, हमेशा कोशिश की जाएगी कि आय के इस वितरण को कवर किया जा सके। इसके बाद बेटा आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं कि इकोनॉमिकल फ्रीडम कहाँ मिलेगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप पूरी तरह स्वतंत्र होंगे कि चाहे जो कुछ करें। यहाँ जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में रहेगी, यहाँ पर बेटा स्वतंत्रता की कमी रहेगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस बारे में चर्चा नहीं की जाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, आप हमेशा आर्थिक बंधेज में ही बने रहेंगे, ये बात रे में चर्चा करते हैं। ये बेटा अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था का वर्णन रहा पिक्सल्स के बारे में। चलो फिर बेटा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखो, सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुओं के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बेटा ध्यान रखो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब बेटा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की चर्चा करो। एक हेडिंग डालो बेटा, लिखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, लिख लिया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्रमुख तीन है, वैसे तो बेटा पांच है, ठीक है। वर्तमान समय में पांच अर्थव्यवस्था में बांटा जाता है, प्रमुख बेटा इसमें से तीन पढ़ लेना, तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद बेटा पांच के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, आ रहे हैं पांच। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले अर्थव्यवस्था को प्रमुख कितने भागों में बांटा गया, प्रमुख कितने क्षेत्रों में बांटा गया, तीन क्षेत्रों में, तीन और पांच में से एक ऑप्शन दिया होगा तब बेटा तीन लगाना, अगर तीन नहीं दिया गया तब बेटा पांच लगा लेना। ये बेटा वक्त के साथ अपने प्रारूप, जैसे वो नहीं होता है रंग बदलता है, वैसा ही प्रश्न है ये, कभी तीन कभी पांच, कभी तीन कभी पांच। पहले याद रखो, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। कितने भागों में बांटा गया, तीन। तीन में से लिखो बेटा, पहले एक लिखो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के साथ सेकंड नंबर पे लिखो द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के साथ थर्ड नंबर पे लिखो तृतीयक क्षेत्र। लिख लो बेटा तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अरे यार भाई क्या बता रहा है कि सर इतना लेट क्यों पढ़ा रहे हो? अरे बेटा देखो यार, चलिए हुआ सीधी बात बताऊं, रात में मैं आया था 12 बजे, ठीक है। उसके बाद मैं सो गया 2 बजे के आसपास। आँख यार सोचा था कि सुबह 6 बजे आँख खुल जाएगी तो मैं आप लोग सेशन स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मेरी आँख खुली भाई 7 बजे, जिस वजह से ये सेशन आपका डिले हो गया। करंट अफेयर्स का सेशन थोड़ा सा फिर डिले हो गया, टाइपिंग खुद ही करनी पड़ती है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है ना कि बहुत सारे लोग हों जो बैठ के मेरे लिए कंटेंट बना देता हूँ, मैं सिर्फ आके बना रहा हूँ, नहीं, मैं एक चीज टाइप करता हूँ, एक चीज लिखता हूँ। जैसे आज आपकी स्लाइड्स नहीं बनी है क्योंकि मैंने बनाने का समय नहीं मिला, कल रात में लाइट नहीं आ रही थी जिस वजह से परेशान थे, कोई काम नहीं हो सका था, ये बेटा समस्याएं थी थोड़ी सी। देखो यार मैं सीधी बात कहता हूँ, आपने फीस दी है, आपको सब कुछ मिलेगा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, मैं सब कुछ करवा दूंगा, थोड़ा सा मैनेज कर लो। मैं कंटेंट 5 बार पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आप लोगों का जब तक पेट का एग्जाम 26 का नहीं होता, मैं आप लोगों को 5 बार कंटेंट कवर करूंगा, 5 बार रिवीजन कराऊंगा। अब बेटा देखो अर्थव्यवस्था क्षेत्र कितने, अर्थव्यवस्था को प्रमुख तीन क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र। वैसे अर्थव्यवस्था में हम लोग 5 क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। अब इस बारे में कैसे समझेंगे, देखो वही सोनू के पास चलते हैं, हमारा प्यारा बच्चा सोनू। सोनू को एक बात पता है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज खाना है। इंसान सब कुछ बंद कर देगा पर खाना कभी बंद नहीं कर सकता है। तो ये जो खाना बंद नहीं कर सकता, ये इस क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े होंगे वो सभी कहलाएंगे प्राथमिक क्षेत्र। खाने का मतलब क्या है, अब वो बेटा कृषि करके भी भोजन बनाएंगे, कुछ लोग मत्स्य पालन करके खाना बनाएंगे, कुछ पशुपालन करके भोजन का निर्माण कर रहे होंगे, कुछ खनन कार्यों में कार्य कर रहे होंगे। सिर्फ खाने से रिलेटेड और हर चीज का ठीक है, खनन के बारे में सिर्फ खाने से नहीं, हर वो चीज जो किसी का भी बेस शुरुआत हो, जहां बेस शुरुआत जहां से होती है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र में चीजें हम लोगों को प्रकृति से मिलेंगी,
चीजें किससे मिल रही होंगी? प्रकृति से मिल रही होंगी, और सभी चीजें प्राकृतिक होंगी। कोई चीज यहाँ पे कृत्रिम नहीं हुआ करेगी। जब ऐसी चीजें होती हैं तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, या प्राथमिक के बारे में चर्चा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में हर एक चीज प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति से प्राप्त हुई है। मुख्य तौर पे इसमें हर एक इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल तैयार होता है। जैसे आप खाना खाएंगे, खाना कहाँ से तैयार होगा? कृषि से तैयार होगा, मत्स्य से तैयार होगा, पशुपालन से तैयार होगा। आप खाना बनाते हैं, बनाने के लिए आपको कोयले की जरूरत होगी, बिजली बनाने के लिए कोयले की जरूरत होगी। जो बेस है वो चीज क्या तैयार होती है। ये सभी चीजें बेटा क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? सीधे तौर पे ये क्षेत्र पर्यावरण पर निर्भर होता है। क्वेश्चन क्या रहेगा? भारत का अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र है जो सीधे तौर पे, लिख लो बेटा, जो पर्यावरण पर सीधे तौर पे नहीं, क्या क्या लिख दिया मैंने? अरे लिखो प्राथमिक क्षेत्र, लिखो पहले यहाँ पे, यहाँ से लिख लो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की निर्भरता किस पे रहती है? इसकी पूर्णता निर्भरता प्रकृति पे रहती है, या प्रकृति पे ही निर्भर रहेंगे। कौन कौन से आएंगे इसमें? इसमें कृषि आएगा, मत्स्य आएंगे, पशुपालन आएगा, खनन आएगा। इसमें संलग्न श्रम की प्रवृत्ति, जो लोग इसमें जुड़े होते हैं उनको हम लोग रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतक किए जाते हैं, और इन्हीं ही हम लोग अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ये पॉइंट्स और याद रखना। निर्भरता क्या है? प्रकृति पर निर्भरता है। मत्स्य, कृषि, पशुपालन हो गया, खनन के क्षेत्र हो गए, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर बेटा इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग कृषि क्षेत्र के बाद हम लोग आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र किस बोलते हैं? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्रों से उत्पन्न उत्पादों को, प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न उत्पाद को अपने कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। क्या बेटा? अपने कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। किसका बेटा? जैसे प्राथमिक क्षेत्र से कुछ भी निकले, उसको अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ पे कच्चे उद्योग के रूप में काम ले रहा है तो उस उद्योग को क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं बेटा द्वितीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न उत्पादों को अपनी गतिविधि में कच्चे माल के रूप में लेता है। जैसे लौह स्तंभ हो गया, लौह इस्पात हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सभी किसमें है? ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इनको बेटा जो लोग इसमें काम करते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। क्या बेटा? ब्लू कॉलर जॉब। इनको देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देश की रीढ़ की हड्डी। देश की रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है? ये अर्थव्यवस्था की नहीं है, संपूर्ण मतलब पूरे विश्व स्तर पे नहीं, लेकिन देश स्तर पे इनका अहम योगदान होता है। फिर बेटा इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, देश के बाद हम लोग आगे आएंगे तब हम लोग बेटा चर्चा करेंगे तृतीय क्षेत्रों के बारे में। तृतीय क्षेत्र को जैसे कि हम लोग हैं इनको बोलते हैं सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इसमें क्या है? इसमें जो भी लोग कॉल करते हैं, काम करते हैं, उनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। क्या बोलते हैं? हम लोग जो काम कर रहे हैं इन्हें बोलेंगे व्हाइट कॉलर जॉब। है क्या? इस ये व्यक्ति बीमा हो गया, ठीक है, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन हो गया, ये किसी भी तरह के श्रम में लगातार काम नहीं करते, ये केवल बौद्धिक श्रम करते हैं। वैसे हम लोग तो टाइप अप भी करते हैं तो उंगलियों का भी श्रम हो जाता है, लेकिन ये आता है किसमें? ये सभी बेटा बौद्धिक श्रम में आता है। बीमा करना, चिकित्सा करना, शिक्षा करना, पर्यटन देना। हमारी अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में अगर सर्वोच्च योगदान की चर्चा करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च योगदान तृतीय क्षेत्र का ही रहता है। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक लोग काम करते हैं लेकिन ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन धन के बारे में सबसे ज्यादा धन कौन देता है? वो देता है बेटा तृतीय क्षेत्र। अब 2011 की जनगणना पर आते हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट थी। 2011 की जनगणना में एक चीज ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा करें तो प्राथमिक क्षेत्र में कुल 54%, 54.6% लोग थे। वहीं द्वितीय क्षेत्र की चर्चा करें तो द्वितीय क्षेत्र में 24.3% लोग थे, और जो तृतीय क्षेत्र की चर्चा करें इस तृतीय क्षेत्र में 21.1% लोग थे। प्राथमिक क्षेत्र में 54, लेकिन 54% लोग कितने धन निकालते थे? तो संपूर्ण देश की जीडीपी में अगर चर्चा करें तो जीडीपी में इनका केवल 14.39% पार्टिसिपेंट था। वहीं द्वितीय क्षेत्र का 31.46% पार्टिसिपेट था। शेष 54.15% पार्टिसिपेंट्स बेटा तृतीय क्षेत्र का था। ये 2011 की जनगणना है। 2011 की जनगणना में
54% लोग प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व तो थे, लेकिन इनसे धन केवल 14.39% का निकलता था। ये जीडीपी में योगदान 14.39% देते थे। द्वितीय क्षेत्र में 24.3% लोग थे और ये योगदान 31.46% देते थे। तृतीय क्षेत्र में क्या था, 21.1% लोग थे, लेकिन ये धन का योगदान 54.15% दे रहे होते थे। अब बेटा एक क्षेत्र और जुड़ जाता है, चतुर्थक क्षेत्र। बेटा बस 5 मिनट रुक जाओ। ये चतुर्थक क्षेत्र में क्या होता है, चतुर्थक क्षेत्र को बेटा हम लोग नॉलेज सेक्टर मानते हैं। नॉलेज सेक्टर मतलब क्या है, यह सरकार हो गए, जो बेटा सरकार में काम कर रहे हैं, जो संस्कृति से संबंधित काम में कर रहे होते हैं, जो लोग पुस्तकालयों से संबंधित कार्य करते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, अनुसंधान केंद्र होते हैं, शिक्षा एवं सूचना से जुड़ी बौद्धिक गतिविधियों में कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग चतुर्थ श्रेणी मानते हैं। चतुर्थ श्रेणी के बाद एक और श्रेणी होती है जिसे पंचम श्रेणी बोलते हैं। ये या पांचवी श्रेणी या पांचवी श्रेणी में क्या होते हैं, जो लोग बेटा क्वीनरीज रिफाइनरीज वगैरह में कार्य करते हैं, जैसे गोल्ड कॉलर जॉब्स। बेटा ये क्या पांचवी श्रेणी में, इसको बेटा हम लोग गोल्ड कॉलर जॉब्स बोलते हैं। ये बेटा वे लोग हैं, इसको कहीं कहीं आपको क्वीनरी क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्या बेटा, क्वीन, क्वीन पढ़ा है, क्वीन ऐसी क्वीनरी क्षेत्र, क्वीन से बना हुआ शब्द है, मतलब हर वो व्यक्ति जो राजनेता है, जो वरिष्ठ व्यापार अध्यक्ष है, अधिकारी गण है, इनको बेटा फिफ्थ सेक्टर में माना जाता है, क्वीनरी क्षेत्र में। ठीक, तो ये बेटा योगदान है। आज के सेशन को बेटा यहीं पे छोटा सा रखेंगे। कल के दिन हम लोग चर्चा करेंगे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ये अभी थोड़ी सी हमें लेबरी करने जाना है भारतीय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो मैं जाता हूं वहां पे। आप लोगों का सेशन में वहां पहुंच के 2 चीजें कर दूंगा, ठीक है। मैं पहुंचता हूं, एक मैं बेटा वहां पहुंच के आप लोगों के सबसे पहले करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लाइव कर दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज के बाद आप लोगों को ये जो बेटा सेशन है इसके भी आपके टेस्ट सीरीज लाइव हो जाएंगी। मान लीजिएगा 11 बजे तक आप लोग एप्लीकेशंस को स्विच कर लीजिए। 11 बजे से पहले आप लोगों को एप्लीकेशन पे मैं एक पॉपअप डलवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक्सरसाइज ठीक है, क्लेम दोनों है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कोई समस्या डाउट हो तो बेटा बता देना, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, अभी शाम के समय हम लोग चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। आज ये सीजन आज शाम को होगा, ठीक। दो लोग एक रस्सी पकड़कर अपने शरीर को पीछे आगे फैलाते और हर झटके के साथ गीली भारी मिट्टी को गड्ढे से बाहर फेंक देते। पहली नजर में ये तरीका थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। बांग्लादेश में जब सूखे का मौसम आता है तो लोग जमा हुआ पानी हटाकर नीचे की चिकनी दलदली मिट्टी तक पहुंचते हैं। यही मिट्टी सबसे वैल्यूबल होती है। इसे काटकर बड़े बड़े ब्लॉक्स में निकाला जाता है और फिर उसी सिंपल टेक्निक का एरिया धीरे धीरे साफ किया जाता है। ये काम आसान नहीं, पर यही रॉ मड बाद में प्रोसेस होकर परफेक्ट शेप लेती है। मशीन से प्रेस होने के बाद यही मिट्टी स्ट्रॉन्ग लाल ईंट बनने के काम आती है। दो लोग एक बारह में जाके मट्टी छोड़िया, माँ मिस्त्री बैठा सोया पड़ा है। मैं ना छोड़ के आने का हूँ जी किसी का भी माल। पहले पिछला महीना मेरा क्लियर करो, उसके बाद गाड़ी हिलेगी। सही कह रहा भैया, पहले पिछले महीने का पैसा क्लियर करो, उसके बाद गाड़ी हिलेगी यहाँ से। अबे शर्म कर लो थोड़ी सी, दोनों शर्म कर लो। काम नहीं है बिल्कुल भी। 2-4 दिन में पैसे आएंगे तो कर दूंगा तुम्हारा पिछला महीना क्लियर। देख देख कितना झूठ बोल रहा है मुंह पे। आधे घंटे मुंह पे खड़ा रहा, पूछा तुम्हें कि तू भी खा ले। काम बंदा चल रहा होता ना तो चने चावरे होता है, हम चावरे। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है इसकी। अबे कोई बड़ा ऑर्डर आने दे, जैसे ही पार्टी से पेमेंट आएगी आते ही सबसे पहले तुम दोनों के ही पैसे दे दूंगा। दे दूंगा भैया। मट्टी चाहिए थी, मिल जाएगी क्या? हाँ। अरे रुको तो बात तो करने दो, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ भैया मिल जाएगी, बताओ कितनी गाड़ी भिजवा दूं? अरे भैया गाड़ी नहीं चाहिए, 20 रुपए की मट्टी दे दो, पन्नी में गुलाब का पौधा लगाना है। अरे ना भैया जा, क्यों से ले फोन आ रहा है। ये बिल्कुल ही फेक वीडियो है। एक ब्लोवर से ड्रम के अंदर हवा मारने पर इतना प्रेशर जनरेट नहीं सकता कि वो दूसरे सिरे से दालों को बाहर फेंक दे। इसका कारण है कि हवा एक कंप्रेसिबल फ्लूइड होती है और जितना एयर प्रेशर इन दालों को बाहर फेंकने के लिए चाहिए उतना एक ब्लोवर तो ना दे सकता। बाकी किसी को शक है भाई साहब ट्राई कर।
में बज रहा होगा 12, लेकिन यहाँ मलेशिया में बज रहा है 3। और आज मैं 3 बजे तक काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मिलने वाला है डबल पैसे। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जो अगर हम 1 फल काट कर कंपनी को देंगे तो हमको 3 फल काटने की सैलरी मिलेगी। बस यही वजह है कि महीने के 30 दिन हम लोग काम करते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन हम लोगों को डबल पैसे दिया जाता है कंपनी तौर पे। हमारी ड्यूटी सुबह 8 बजे शुरू होती है और दिन को 1-2 बजे तक करते हैं हम लोग काम। लेकिन आज 2 पैसे का लालच को या फिर हमारी हिम्मत को आज हम लेट तक काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको डबल मिलने वाला है पैसे। सबसे पहले शुरुआत 3D मॉडलिंग से होती है। उस चीज के ऊपर पेंटिंग होती है, यानी कि फिर उसमें हड्डियां और कंस्ट्रेंट्स लगा के उसकी रिगिंग होती है। इसी तरीके से सीन के बाकी सारे एसेट्स भी रेडी किए जाते हैं। फिर लाइटिंग होती है, उसके बाद एनिमेशन होता है और फिर फॉग वगैरह डालनी है तो कंपोजिटिंग होती है। लास्ट में खूब सारा पैसा लगा के रेंडरिंग और कुछ इस तरीके से प्रोफेसर ऑफ हाउस मशीन फाइनली चालू मिल गई तो इनसे पूछते हैं कटवा देंगे कि नहीं। चलो एक लकड़ी कटवा रहा था, नहीं और हुआ। मैंने पूरे 25 साल विभाग में काम किया, फिर भी सबसे नीचे वाले क्लर्क की पोस्ट से ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ तक कि जो लोग मुझसे सालों बाद आए वो भी आज मेरे सीनियर बन चुके हैं। ये दादाजी रोज आगे इस मॉल का पार्किंग बैरियर काट देते हैं, फिर भी पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब तक ये 41 बैरियर काट चुके हैं क्योंकि इस मॉल पर दादाजी के 60 लाख रुपए उधार हैं। दादाजी तो कोर्ट केस भी जीत गए थे पर मॉल ने इन्हें पैसे नहीं दिए, उल्टा इनके घर की बिजली पानी कटवा दी। तो दादाजी की टटक गई, बोले कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं बैरियर काट के दिहाड़ी निकालूंगा। मॉल ने बैरियर बेंड किया तो दादाजी आरी लेके पहुंच गए। सबसे तगड़ा दिमाग तो यहाँ लगाया कि वो सिर्फ एग्जिट बैरियर काटते हैं, एंट्री वाला नहीं, ताकि लोग अंदर तो आए और बिना मॉल को पैसे देके भाग जाए। तो पब्लिक भी दादाजी के साथ है। जब भी मॉल नया बैरियर लगाता है तो लोग जाके दादाजी को बता देते हैं। हारकर मॉल को एक और बुजुर्ग को रस्सी पकड़ने की नौकरी देनी पड़ी और फिर दादाजी ने किया मुझे सब्सक्राइब। Now hearing you here for me the stadium. So मुझे लगता होगा मैं तुझसे बात नहीं। कहाँ से लाऊं इतना सबर, बात ना करे। बहुमत के लिए हमें 234 में से 118 सीटें चाहिए। दोनों नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश इकोनॉमिक्स के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप हैं बेटा भारतीय इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के आज के सेशन में। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, प्रकार के बारे में, माइक्रो मैक्रो क्या है, साथ ही साथ सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट उत्पन्न होता तो कमेंट करके बताइएगा। पहले बेटा अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक बेटा माइक्रो, एक माइक्रो। मैक्रो माइक्रो अंग्रेजी के उच्चारण हो सकता है हमसे समस्या आ रही हो, तो बेटा ये समझो सूक्ष्म और जिसको बेटा व्यष्टि अर्थव्यवस्था बोलते हैं, समव्यष्टि अर्थव्यवस्था। सूक्ष्म का मतलब छोटा और समव्यष्टि का मतलब बड़ा। इसको बेटा समझते कैसे हैं, तो सबसे जरूरी चीज बेटा समझो, जब कभी आप सूक्ष्म के रूप में चर्चा करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक व्यक्ति हैं, इनका नाम रामचरण है। क्या नाम बेटा? रामचरण। रामचरण केवल अपनी बात करते हैं, अपने सेक्टर, अपने क्षेत्र तक विद्यमान रहते हैं, तो यह चर्चा कहलाती है सूक्ष्म चर्चा, क्योंकि इनके घर में भी पैसा आएगा, पैसा का इनकम इनपुट आउटपुट भी होगा, तो ये चर्चा कराएगी सूक्ष्म चर्चा। जैसे आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप बेटा सबसे पहले केवल अपने घर की बात करते हैं, अपने घर में आने वाले धन की बात करते हैं, अपने घर से जाने वाले धन की और बचत की बात करते हैं, तो ये चर्चा कहलाएगी सूक्ष्म चर्चा। यही अगर संपूर्ण दुनिया के बारे में चर्चा कर ली जाए, किसी देश के बारे में चर्चा कर ली जाए, तो उसे बोलेंगे समव्यष्टि चर्चा।
केवल ये चर्चा का माध्यम है जिसको आप समझ सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था या व्यष्टि से अर्थव्यवस्था या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल स्तर का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत आय हो गई, व्यक्तिगत इकाई के रूप में चर्चा की जाती है, व्यक्तिगत उत्पादन के बारे में चर्चा किया जाता है, इसे बोलते हैं सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थव्यवस्था। वहीं समष्टि अर्थव्यवस्था की चर्चा करें, इसमें समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। कुल राष्ट्रीय आय के बारे में, कुल बेरोजगारी दर के बारे में, कंप्लीट देश के बारे में चर्चा किया जाता है, तब उसे बोलते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था। व्यष्टि और समष्टि में जब डिफरेंस पता हो जाए तब बेटा हम लोग चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार की चर्चा करें तो कुल 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार का नियंत्रण धनाढ्य लोगों के पास होता है, जिनके पास धन होगा उनके पास होता है, उसे बोलते हैं बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब बाजार का नियंत्रण सरकार के नियंत्रण में हो जाए तो उस व्यवस्था को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है कि भारत में कुछ कंट्रोल बाजार के हाथ में और कुछ कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। ठीक, फिर बेटा चर्चा करते हैं बाहर के बारे में। जैसे बेटा स्वामित्व के आधार पर चर्चा करें, जो बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एग्जांपल ले लेते यूएसए का, तो यहाँ पे हर चीज पे स्वामित्व किसका होगा? जिसका पास धन होगा उसी का, अर्थात व्यक्तिगत होगा या संस्थागत हो सकती है। लेकिन जब समाजवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे, जैसे रसिया है, तो यहाँ पे केवल सरकार का नियंत्रण होगा, सार्वजनिक नियंत्रण की चीजें होंगी। भारत में कुछ बेटा चीजें होंगी जो पर्सनल होंगी, कुछ चीजें ऐसे होंगी जिन पे सरकार नियंत्रण कर रही होगी। आर्थिक उद्देश्य निजी क्षेत्र में केवल प्रॉफिट कमाना होता है। जैसे हमारी भी एजेंसी द एग्जाम्स बड़ी, इसका केवल एक ही उद्देश्य है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन प्रॉफिट के साथ हम आपको शिक्षा देना चाहते हैं तो बेटा आपको शिक्षा दे रहे हैं। वही सामाजिकवाद में क्या हो गया? समाज का कल्याण करना। भारत में दोनों सरकार की भूमिका की चर्चा करें तो निजी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी समाज का कंट्रोल, सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। सरकार रूल्स बना सकती है लेकिन उस रूल्स को फोर्स करके लागू नहीं कर सकता। समाजवाद में पूरी भूमिका समाजवादी सरकार की होगी। मिश्रित में कंट्रोलेबल होंगे, कानून बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, पर उस रूल्स को लागू करना, ना लागू करना, कितना लागू हो रहा, ये सभी के सभी डिसीजन लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होंगे। आय का वितरण पूंजीवादी में असमान रहेगा। कुछ वर्ग बहुत अमीर होगा, कुछ निम्न अमीर होगा। समाजवादी में बेटा समान रूप से सबके पास बराबर ही धन होगा। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में कम असमानता, लेकिन असमानता देखने मिलेगी। आर्थिक स्वतंत्रता, पूंजीवादी में बेटा पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता होगी, समाजवादी में स्वतंत्रता की कमी होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में लिमिटेड स्वतंत्रता होगी। ठीक, अब बेटा देखो चर्चा करते हैं प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, परंतु वर्तमान समय में इन्हें 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। 3 और 5 ऑप्शन दोनों एक साथ आ जाए तो बेटा 3 पे लगा देना, अन्यथा बेटा 5 पे लगाना। ठीक है, अब बेटा चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में कि सामाजिक अर्थव्यवस्था के आधार पे अर्थव्यवस्था को कुल कितने भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की चर्चा करें तो 3 प्रमुख हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र नाम से प्राथमिकता से समझ आता है ये कृषि पे आधारित होंगी। कृषि पे, मत्स्य पे, पशुपालन पे, खनन पे। देखो प्राथमिक क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जो डायरेक्ट पर्यावरण पर निर्भर करेंगे, डायरेक्ट इन्वायरमेंट पे जिनकी निर्भरता रहेगी, वे सभी आएंगे प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर के संसाधनों में जो व्यक्ति कृषि हो गया, खेतों में काम कर रहे हैं, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, खनन है, दूध डेयरी है, ये सभी कार्य किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। फिर बेटा चर्चा करते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र आएंगे जिनका कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित उत्पाद है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का कच्चे माल की तरह प्रयोग करने वाले उद्योग किसमें आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। और बेटा इस क्षेत्र में जो लोग जॉब करते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कलर जॉब। और द्वितीय क्षेत्र को ही देश की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द कंट्री। और ये लोग बेटा कच्चे माल के रूप में उपयोग किसके करते हैं? जो प्राथमिक, जैसे प्राथमिक क्षेत्र से खेती से कोई फसल उगी तो उस फसल से अनाज का प्रयोग करेंगे, मछली से कोई चीज बनानी है तो उसका यूज करेंगे,
दूध का प्रयोग करेंगे, खनन में लोहा, कोयला इत्यादि निकलेगा तो इनका प्रयोग करेंगे। तो इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गए, वाहन टेक्सटाइल हो गए। जो लोग बेटा प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, इनमें काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर जॉब कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेड कॉलर जॉब। जो लोग द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। फिर बेटा जब तृतीय क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो तृतीय क्षेत्र में जो लोग सेवा देते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, पर्यटन हो गया, चिकित्सा हो गया। मतलब अगर तृतीय क्षेत्र का पर्सन कहीं पे खुद खड़ा है तो वो खुद ही एक प्रोडक्ट है। जैसे डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर जाएंगे किसी भी क्षेत्र में, किसी का भी ऑपरेशन करेंगे, वापस चले आएंगे। पर्यटन टूरिज्म में इसमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, वो व्यक्ति, वो संस्था पूरी की पूरी प्रोडक्ट की तरह यूज होती है। इनको सेवाओं के तरह यूज करते हैं। जैसे बैंकिंग और बैंक हो गए, इसमें काम करने वाले लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें भौतिक वस्तुएं नहीं होती बल्कि सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अब बेटा कॉलर जॉब, प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले क्या बोलते हैं? रेड कॉलर। सेकेंडरी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर। थर्ड सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या बोले? उन्हें बोला जाता है बेटा रेड कॉलर जॉब। फिर बेटा उसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग, एक पॉइंट्स और याद रखना, फिर चर्चा करते हैं चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र इन्हें नॉलेज सेक्टर कहा जाता है, जो सरकार और संस्कृति में काम कर रहे हो, लाइब्रेरीज में काम कर रहे हो, वैज्ञानिक अनुसंधानों में काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हो। मतलब ये सर्विस नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये लोगों की जीवन जीने की तरीके, जीवन शैली में सुधार कर रहे हैं। इसे ज्ञान नॉलेज सेक्टर बोलते हैं। ये पूरी तरह से बौद्धिक गतिविधियों पे आधारित रहता है। ठीक, फिर चर्चा करते हैं पांचवी क्वीनरी सेक्टर। और ये क्वीन सेक्टर जो है, ये क्वीनी सेक्टर, इसको बोलते हैं बेटा गोल्डन कॉलर जॉब। गोल्डन जॉब के कॉलर जॉब्स में सिर्फ वरिष्ठ व्यापारी वर्ग और राजनेता आते हैं। इस क्षेत्र के में वो व्यक्ति आएगा जिसका वर्क लोगों के लिए डिसीजंस लेना है, डिसीजंस मेकिंग का काम जिनके पास होता है, उन्हें बेटा हम लोग क्वीनरी सेक्टर या गोल्ड कॉलर जॉब्स में रखते हैं। इस क्षेत्र में शीर्ष स्तर के निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं। नए क्षेत्र में मौजूद विचारों का निर्माण करना, पुनर्व्यवस्था करना, व्याख्या की ओर ध्यान करना इनका मुख्य कार्य होता है। फिर चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था का पिरामिड कैसे। अब एक चीज बेटा ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यक्ति को रोजगार मिलता है, द्वितीय क्षेत्र में उससे कम, तृतीय क्षेत्र में उससे कम। लेकिन जब कभी भी देश में लोगों में संलिप्त लोगों जीडीपी की चर्चा करेंगे तो सबसे ज्यादा जीडीपी जो उत्पन्न करता है वो तृतीय क्षेत्र करता है, जिसको बेटा एजुकेशन सेक्टर या सेवा क्षेत्र बोलते हैं। सबसे कम बेटा सबसे कम बेटा जीडीपी किस में रहता है? सबसे कम जीडीपी बेटा उत्पन्न करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन ये ज्यादा लोग मिलके भी कम जीडीपी उत्पन्न कर पाते हैं। तृतीय क्षेत्र में लोग ज्यादा नहीं रहेंगे, लोग कम रहेंगे, लेकिन जीडीपी ज्यादा रहेगी। ठीक, इस पॉइंट्स को बेटा समझना। कैसे बेटा? देखो, खेतों में काम तो ज्यादा लोग कर रहे होते हैं, लेकिन यहां से धन बड़ा कम निकलता है। इस वजह से प्राथमिक क्षेत्र में लोगों की संलग्नता तो ज्यादा है, लेकिन धन कम है। जब धन कम है तो बेटा जीडीपी कम है। वही तृतीय क्षेत्र में लोग संलग्न तो कम होंगे, लेकिन यहाँ धन ज्यादा होगा तो जीडीपी यहाँ पे ज्यादा निकल के आएगी। फिर चर्चा करते हैं, अच्छा ये जीडीपी नेशनल आय क्या होती है, ये जीडीपी है क्या? पहले बेटा चर्चा करते हैं जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या है? भारत देश के अंदर कुल जितना भी धन उत्पन्न हो, जो लास्ट धन उत्पन्न होगा उसे बेटा क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जीडीपी। इस जीडीपी में भारत की सीमा के अंदर चाहे भारतीय पैसा कमा रहे हो, चाहे विदेशी धन कमा रहे हो, सभी धनों को जोड़ा जाएगा। किसी भी देश की सीमा के भीतर एक समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। देश एक होगा, देश की सीमा के अंदर जितना भी धन उत्पन्न हो जाए वो सारा धन क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। अब जीडीपी तो बेटा ठीक है, इसी के साथ एक जीएनपी होता है। जीएनपी को बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी में देश के अंदर देश के निवासियों द्वारा देश में विदेश में एक वर्ष में अंतिम रूप से कुल वस्तुओं या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी को बेटा समझना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको तब समझ में आएगा। जैसे भारत है तो भारत के अंदर जितने भी भारतीय हैं केवल वो उनका धन जोड़ा जाएगा।
साथ ही साथ विदेश में जो भारतीय धन कमा रहे हैं, विदेश में जो भी भारतीय धन कमा रहे हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। जो भारत में विदेशी हैं, जो भारत में विदेशी नागरिक हैं, उनके धनों को घटा दिया जाएगा। मतलब क्या, भारत में भारतीयों का धन, विदेशी भूमि में भारतीयों का धन तथा भारतीयों से कमाया गया विदेशियों द्वारा धन घटा दिया जाएगा। तब बेटा देश के लिए जीएनपी बनेगा। जीएनपी में क्या क्या जोड़ा जाएगा? जीएनपी में जोड़ा जाएगा भारत में भारतीयों द्वारा कमाया गया धन, विदेश में भारतीयों द्वारा कमाया गया धन, उसमें घटा दिया जाएगा जो भारतीय भूमि पे विदेशी धन कमा रहे होंगे उसको। तब ये क्या बनेगा? जीएनपी। और जीडीपी क्या है? जीडीपी कहता है भारत देश के अंदर चाहे भारतीय ने पैसा कमाया विदेशी ने पैसा कमाया, वो सारा का सारा जीडीपी कहलाएगा। अब बेटा जीडीपी क्या है? जीडीपी भारतीयों एवं विदेशियों द्वारा दोनों द्वारा कमाया गया देश की सीमा के अंतर्गत धन है। देश की सीमा के अंतर्गत विदेशी एवं भारतीयों द्वारा कमाया गया कुल धन है। जीएनपी क्या है? केवल भारतीयों द्वारा कमाया गया धन है, वो चाहे देश में कमाए या विदेश में कमाए। इसी के साथ बेटा राष्ट्रीय आय की भी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का वह पैमाना है जिसके लिए मुख्य रूप से जीडीपी और जीएनपी का प्रयोग किया जाता है। अब बेटा वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के टाइम पीरियड को एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में जितना भी धन